नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट 2021 के इंतखाबात में इमरान खान हुकूमत को उस वक़्त शदीद बहुत बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा जब इस्लामाबाद की जनरल सीट पे साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डॉक्टर हफीज़ शेख के मुकाबले में कामयाब हो गए। इस सेनेट इलेक्शन में एक ही सीट थी जिस पे तमाम ज़माने की निगाहें लगी हुई थीं, तमाम गौर व फिक्र इसी चीज़ पे था, बिकॉज इसी की पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस थी कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट पे आते हैं, उन्हें क्यों खड़ा किया गया है, आसिफ अली जरदारी ने उन्हें क्या सोच के प्लेस किया है, किस किस्म की हमायत उन्हें सिस्टम में हासिल है, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी आते हैं तो फिर क्या वो चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे, क्या यहाँ से आसिफ अली जरदारी एक पॉलिटिकल एसेंडेंसी का यानी पॉलिटिकल डायनामिक्स को रिवर्स करने का एक प्रोसेस क्या यहाँ शुरू किया जा सकता है, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद इसके बाद नो कॉन्फिडेंस वोट का खदशा और ख़तरा भी लाहक हो सकता है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी से ये तमाम सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा इलेक्शन था जो बहुत ही कंटेस्टेड था। पाकिस्तान की 50 बरस की सेनेट की तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रही हो, जो इतना मतनाज़े हो, जिसके बारे में शुरू से ये खदशा था। हुकूमत ने इस इलेक्शन के कवानीन को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी दायर किया, फिर नेशनल असम्बली में एक्ट के लिए एक बिल लाने की कोशिश की, फिर एक ऑर्डिनेंस भी लाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक इस हवाले से फैसला भी हुआ। तो बहुत ही एक शुरू से ये था और यही वो सीट थी जिसकी खातर ये तमाम बहस हो रही थी और हुकूमत को खदशा था कि यहाँ पर यह चीज़ होगी। मैं आपको याद कराऊँगा कि फैसल करीम कुंडी साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने 1 फरवरी को क्या दावा किया था? 50-50 करोड़ रुपए MNAs को जो है तरक्याती फंड दे रहे हैं रिश्वत की सूरत में, और अब जो है वो एक बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने MNAs MPs इनसे खफा हैं। और मैं आज आपके सामने दावा करता हूँ कि हमारे साथ खुद चटान साहब मेरे साथ खड़े हैं, 25 MNAs PTI के हमारे साथ राब्ते में हैं। हम किसी की पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने प्रेसिडेंट साहब ने, पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, ये चीज़ हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। फैसल करीम कुंडी का दावा था कि 25 PTI के MNA उनके साथ खड़े हैं। हुकूमत को भी इसी किस्म का खदशा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये दावा किया कि 50 से 70 करोड़ तक एक सेनेट सीट की कीमत लग रही है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा। PDM के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? इसी सारी बहस के दरमियान खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक नया शोशा छोड़ा जब उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। उन्होंने ये इशारा देने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। सुन लेते हैं। समझते हैं कि इस वक्त खान से हाथ खींचा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, या आपके साथ कोई ताउन कर रही है, क्या है, या इंडिपेंडेंट हो गई है, क्या हुआ है? देखें, मैं खान साहब का तर्जुमान नहीं हूँ कि ये मैं उनकी बात बता सकूँ, मगर जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। अब नाज़रीन, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान खड़े थे, लेकिन उनकी दूसरी तरफ बहुत ही संजीदा प्रोफाइल के साथ, बहुत ही संजीदा फेस एक्सप्रेशन लेके उनके अपने साहिबजादे हैदर गिलानी साहब थे, जिनका 2 दिन पहले वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप मंजर आम पे आए। टेलीविज़न चैनल्स ने, सोशल मीडिया में देखा कि कैसे वो मेंबर असम्बलीज़ को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, उनसे वोट भी डिमांड कर रहे थे। और जो चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि उन्हें ये बता रहे थे कि वोट रद्द करने का, रिजेक्ट करवाने का क्या तरीका है। आज जो इलेक्शन हुआ उसमें 9 वोट तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ज़्यादा लिए, क्योंकि PDM के कंबाइंड वोट सिर्फ 160 थे, लेकिन उन्होंने 169 वोट उन्होंने लिए और 7 वोट जो हैं इसी कॉन्टेस्ट में रिजेक्ट हुए।
तो यहाँ पे पता चलता है कि 16 वोट जो हैं वो एक तरह से ट्रेड ऑफ हुए और इसी चीज़ के बारे में मुसलसल खदशे का इजहार भी किया जा रहा था। और एक दिन पहले वो ऑडियो भी सामने आई जहां वोटों को सेनेट के हवाले से ख़रीदने की बात नासिर हुसैन शाह साहब की आवाज़, जो कि सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। नाज़रीन, ये वो तमाम बैकग्राउंड है जिसमें हुक्मरान जमात का अब ये कहना है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन को चैलेंज करेंगे। वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन या इस हवाले से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये कहा था डॉक्टर शहबाज गिल ने अब से थोड़ी देर पहले कि जो कुछ हुआ इसकी पाकिस्तानी सियासत के लिए इम्प्लिकेशंस क्या हैं, पाकिस्तानी सियासत पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्या अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस वोट भी ला सकती है। ये वो चंद सवालात हैं जो इस वक्त अब हमारे सामने हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फ़ारूक हबीब साहब, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डिप्टी स्पीकर, एक्स डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे रोज़नामा 92 के एडिटर और कॉलमिस्ट जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पीपल। फ़ारूक हबीब साहब, ये फ़ैसला आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अपसेट है। फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी का कहना था कि आपकी ख़ुद जमात में लोग बहुत से नाराज़ हैं, जो कि यूसुफ हफीज़ शेख कोई अच्छी चॉइस नहीं है, उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, वो उनके ख़िलाफ़ भी वोट डाल सकते हैं और एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, जिसका मतलब ये भी है कि अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस वोट भी ला सकती है। देखिए, बात ये है, ये तो एक अपना एक नैरेटिव बना रहे थे कि लोग नाराज़ हैं या क्या मामलात हैं, लेकिन आज तो इस चीज़ से तो ये चीज़ साबित हो गई कि यही वजह थी कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की जो है TDM मुखालफत कर रही थी, खुलेआम मुखालफत कर रही थी। जो पहले इसकी हमायत करते रहे, चाहे वो COD हो, कमेटी ऑफ होल सेनेट की हो, चाहे वो 22वीं तरमीम के मौका पर नवाज शरीफ का मामला हो, लेकिन आज उन्होंने जो ये नतीजा आया है वो यही चीज़ साबित कर रहा है ना कि इनकी हमायत जो कर रहे थे इस चीज़ की, ये करप्ट निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो कल गुज़िश्ता रोज़ शाम में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अपने साहबजादे हैं, कोई और पीपल्स पार्टी का नहीं है, अपने साहबजादे की जो वीडियो सामने आ गई, जिस अंदाज से वो लोगों को वोट ज़ाया करने का मामला बता रहे थे, जिस अंदाज से उनको ख़रीदने के लिए मामलात को तय कर रहे थे, उसमें सिंध के जो सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हैं वो भी इन्वॉल्व थे। तो पता चलता है कि पैसा चला है, बड़ी तादाद के अंदर जो है वो चला है, जिसने नोट की आवाज़ के ऊपर जो है वो वोट दिया है। और आप देखें कि इसको चैलेंज करेंगे आप लोग? 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग जो बिके भी हैं। इसी अंदाज से यकीनन हम तो इस चीज को कल ही इस वीडियो को भी चैलेंज कर चुके हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने रख चुके हैं। बड़ी वाज़ेह हमारी पिटीशन है और इलेक्शन कमीशन के कवानीन इसके ऊपर बड़े वाज़ेह हैं, चाहे वो इलेक्शन एक्ट की 167 हो, 168 हो, जो इलीगल प्रैक्टिसेस और ब्राइबरी के हवाले से बात करता है, और PPC का 171 जो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप किसी को वोट देने से रोकें तो आपको जो है वो 3 साल से ज़ायद की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं जो हैं वो आपको हो सकती हैं। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इलेक्शन कमीशन में परसू करेंगे। और इसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार अब बड़ा मैं समझता हूं कि अहम हो चुका है। पूरी कौम की नज़रें उनके ऊपर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन आई, राय आई, प्रोसीडिंग्स के दौरान भी ये बात होती रही कि कल को आपका काम है, आपने गार्ड करना है करप्ट प्रैक्टिसेस को, आपने चोरी होने से पहले चोरी को रोकना है। जिन सर्कमस्टेंसेस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फतह हुई है इलेक्शन में और 16 वोट यहाँ पे ट्रेड ऑफ होते नजर आते हैं, 9 वोट ज़्यादा पड़ गए हैं, 7 वोट मुस्तरद हो गए हैं, जो वीडियोस पहले रिलीज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका था, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का सियालकोट में जो बहुत ही एक आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक डिसीजन लिया, असेसमेंट की उन्होंने। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ इसको PTI का जो चैलेंज है उसको सीरियसली लेगा? क्या यहाँ कोई कुछ हो सकता है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि मेरा जो अंदाज़ा या तज्ज़िया था या पेशगोई आप कह रहे थे वो गलत साबित हुई। मेरा नहीं ख्याल था कि गिलानी साहब 9 वोट ज़्यादा लेंगे। ये 9 नहीं बनते, ये 10 बनते हैं, क्योंकि एक सीट हाल ही में कोरोना एजेंसी वाली जीत चुकी है। नहीं, जो डायरेक्ट वोट उनको 59 मिले हैं, इनको 64 मिले हैं, 159 और 164, 9 वोट ज़्यादा हैं। 160 नहीं थे अपोजिशन के वोट, 100 जो थे 160 से कम थे,
क्योंकि एक सीट 9 वोट ज्यादा हाल ही में हैं और 10 7 वोट मुस्तरद हो गए, तो और तकरीबन 7 आप कह ये सकते हैं 17 कि वोट बन जाते हैं। 16-17 वोट्स का ट्रेड 17 ऑफ वोट है। का। अच्छा, इसमें एक बात तो फैक्ट है, ये जो अदम एतमाद की बात है वो इसलिए नहीं बनती कि उनकी जो खातून है उसको 174 वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि ये अगर इमरान खान को पर अदम एतमाद होता तो फिर जो वोट है खातून को वहाँ भी वोट ना मिलते, वहाँ उनको 174 वोट मिले हैं। ये तो एक पहलू है इसका। ये अदम एतमाद अगर है तो और नाराज़गी अगर है तो हफीज़ शेख से है। हफीज़ शेख को कम वोट मिले हैं, और अगर मकबूलियत है तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी की है। ये तो एक पहलू है। दूसरा जो पहलू है वो ख़ुद हुकूमत को, और मैं फ़ारूक हबीब साहब से कहूँगा हुकूमत को अपनी सफ़ों का जायज़ा भी लेना चाहिए कि उनसे कहाँ कहाँ गलती हुई। मिसाल के तौर पर अगर यही बात जो ओपन बैलेटिंग और सीक्रेट बैलेटिंग वाली बात थी, अगर ये 6 महीने 3 महीने पहले शुरू करते तो शायद ये एहसास लोगों में ना होता कि ये हार रहे हैं, इनको ख़तरा है अपने वोटर्स के बिक जाने का। इसकी वजह से भी एक मोराल जो डाउन हुआ है इनके MNAs का। और एक पहलू जो इस पर तो कोई इत्तेफाक अच्छा, मेरा वो सवाल उधर ही रह गया। मुझे जरा मजहर अब्बास साहब से की तरफ जाने दें क्विकली ब्रेक से पहले। मजहर अब्बास साहब, क्या हुकूमत जो चैलेंज करना चाहती है इसको ECP के सामने, आपको समझ रहे हैं कि ECP को बोल्ड डिसीजन यहां पे भी ले पाएगा डस्का की तरह? देखिए, पहले तो बोल्ड डिसीजन हम किसको समझते हैं? हर कोई अपने मौक़िफ़ को बोल्ड डिसीजन समझता है ना। असल चीज क्या है, जो अली मूसा गिलानी ने किया वो अली मूसा गिलानी का, उस पर इंक्वायरी जरूरी है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि PTI के लोग अली मूसा गिलानी से मिले, और अली मूसा गिलानी से PTI के 4 मिले 5 मिले, तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अली मूसा गिलानी के खिलाफ PTI का केस बिल्कुल बनता है और वो लेके जाना चाहिए उन्हें कि जी ये इसके ऊपर प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो ये इस्टेब्लिश हो गई ना कि सिंध के अंदर 2 PTI के MPs जो हैं उन्होंने बरमला पार्टी से बगावत। इस जगह ही जो लोग वोट मुस्तरद हुए हैं वो PTI के वोट मुस्तरद हुए हैं। तो अगर PTI के वोट मुस्तरद हुए हैं तो PTI के लोग ही बिके होंगे, या उन्होंने किस वजह से, नाराजगी की वजह से जो भी हुआ है। लेकिन एक बात इस्टेब्लिश है कि उन्होंने PTI की पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, चाहे पैसे पकड़ के दिया हो या पैसे पकड़े बगैर दिया हो। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिनरी एक्शन PTI अपने लोगों के खिलाफ ले, और उसके बाद उस केस को साथ परसू करे, स्ट्रांगली परसू करे कि जी हाँ यूसुफ रज़ा गिलानी कैसे जीत गए, ये वोट कैसे मुस्तरद हुए, और ये वीडियो जो है इसकी प्रॉपर तहकीकात, और इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और अगर ये बात साबित होती है तो जाहिर है ये बात आगे जाके यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन पे भी जा सकती है। लेकिन PTI को, जिस तरह भी इरशाद आरिफ साहब भी कह रहे थे, PTI को देखना चाहिए कि ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें हुकूमत हर वहां पे, चाहे आप KP उठा लें, चाहे बलूचिस्तान उठा लें, अब अब्दुल कादिर को क्या PTI एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर उन्होंने PTI ज्वाइन की? अब वही अब्दुल कादिर जिसको PTI बलूचिस्तान ने रिजेक्ट किया, वो मुंतखब होके आके एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर PTI ज्वाइन करते हैं तो PTI का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या वो बलूचिस्तान PTI की पोजीशन को रिजेक्ट कर देगी? ये सवालात PTI के अपने अंदर बहुत बनते हैं, क्योंकि अनइलेक्टेड लोगों के हवाले से PTI के अंदर। ब्रेक में ले लूँ मजहर साहब, मैं ब्रेक में ले लूँ। अल राशि वल मुर्तशी कलाहम फिन्नार, यानी राशि, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मसला सिर्फ PTI का, इमरान खान की हुकूमत का और सेनेट इलेक्शन का नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के इलेक्टोरल निज़ाम के ऊपर जो काला धब्बा पहले से ज़्यादा गहरा हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या ये निज़ाम इसी तरह से चलेगा या इसमें कभी कोई बेहतरी आ सकती है। क्योंकि जो कुछ हुआ वो बड़ा वाज़े है, कानूनी तौर पे क्लियर अभी हो ना हो, लीगली प्रूव हो ना हो, लेकिन जो हुआ है उस पर किसी को कोई शक नहीं है कि क्या हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं इसी हवाले से कि जो कुछ हुआ इसकी अहमियत पॉलिटिकल जो है वो क्या बनती है। मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ के अंदर जनाब फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब, 3 सवाल बुनियादी तौर पे सियासी इम्पैक्ट के खड़े होते हैं। एक तो पहले ये कि आप लोग जो इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, आप जो पिटिशन लेकर गए हैं, आप और कमल शाज़ब साहिबा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई एक्शन लेगा, ये चीज़ आगे चल पाएगी? देखिए, ये उम्मीद की क्या बात है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। कवानीन बड़े वाजे हैं इसके अंदर। अभी बात हो रही थी कि ये अली हैदर गिलानी साहब की
वीडियो है, ये उनकी वीडियो नहीं है। इलेक्शन के कवानीन बड़े वाजे हैं इसके ऊपर। मजहर कह रहे हैं कि आपके लोग उनसे मिले। मैं सुन तो लेना, वो भी आ जाएंगे सामने। 168 बड़ा वाजे है, पर्सन इज गिल्टी ऑफ ब्राइबरी इफ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन। कहते हैं मैंने पैसों का जिक्र नहीं किया, मैं सिर्फ वोट मांग रहा था, वोट मांगना मेरा हक है। देखें बात यह वोट नहीं मांगना, वो तो वोट जाया करने का मामला भी बता रहे थे। 171 पीपीसी का ट्रैक्ट होता है, उनके ऊपर 3 साल की सजा है, उसके ऊपर 5 लाख जुर्माना है। उसके बाद जो उनकी बाद में वीडियो आई है कि वो पैसे तय करवा रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब के साथ बैठ के, इस किस्म की ये तो चीज़ चले वीडियो में सामने आ गई। इस किस्म के कितने मामला सामने आए होंगे। बात यह है कि आज ये कहते हैं जमहूरियत की फतह हो गई। जब सेनेट वाला मामला हुआ था उस वक्त जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया था, आज जमहूरियत की फतह हो गई। एक मौकफ रख लेना। आज जो काम इन्होंने किया है वो तो हमारे सिस्टम के ऊपर इन्होंने साबित किया है कि ये इस करप्ट निजाम के मुहाफिज हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, क्योंकि ये मैं लीगली इसको समझना चाह रहा हूँ। आरिफ साहब, मैं कोशिश करूंगा किसी वकील को भी, लीगल एक्सपर्ट को भी ले लूँ, लेकिन आपको क्या समझ आता है कि ये जो ऑडियो वीडियो एविडेंसेस हैं गिलानी साहब की और दूसरा नासिर हुसैन शाह साहब से बात करते हैं, जिसमें क्लियरली पैसों की बात हो रही है कि पैसे कम किए जाएं, पैसे ज़्यादा हैं, हम और चीज़ें करेंगे, तरक्याती मंसूबों पे काम करा देंगे वगैरह वगैरह, इसकी बेसिस पे और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जहाँ हदायत दी गई हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सीरियसली इस मसले इस चीज़ को उठाएगा जिस तरह से उसने डस्का पे एक्शन किया? देखें सर, फ्रांसिक होनी चाहिए। अगर ये वीडियो जो है दुरुस्त है तो उसके बाद सज़ा देनी चाहिए, और अगर नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन तो फिर कोई भी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं करेगा। ये तो मजाक ही होगा ना कि डस्का में जहाँ जो गए थे मुद्दई जो थे वो 20 हलकों का इलेक्शन मांग रहे थे, आपने पूरा हलके का दे दिया। वो तो 20 स्टेशंस की बात कर रहे थे ना, पोलिंग स्टेशंस की, आपने पूरा इलेक्शन दे दिया। और यहाँ आपके पास ऑडियो वीडियो अगर एविडेंस मौजूद हों और साफ नज़र आ रहा हो 159 या 58 वोट हैं अपोजिशन के और वो 169 वोट ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पैसा चला है इसमें। अब ये सारे लोग, अगर ज़मीर का मामला होता या इमरान खान से नाराज़गी होती या हुकूमत से नाराज़गी होती तो फिर वो खातून भी कामयाब ना होती, उनको भी इतने वोट पड़ने चाहिए थे। इसका मतलब है कि पैसा चला है, कुछ ताल्लुकात भी चले होंगे, सारे पैसा ही नहीं होगा, लेकिन ये पैसा तो चला है, किसी न किसी सतह पे चला है। और फिर ये जायज़ा जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो कितने वोट मशकूक हैं। रिजेक्ट होने की वजह वाक़यातन कोई गलती है, हिमाकत है, जिस तरह की हिमाकत शहरियार साहब ने की है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है लेकिन इसके रास्ते में दो किस्म की रुकावटें आती हैं। जरा मुझे मजहर साहब को इसमें लाने दीजिए। मजहर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात और एडवाइस जो थी कि वो वोट जो है उसका हमेशा नहीं रह सकता, उसकी सीक्रेसी हमेशा नहीं रह सकती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के पास 12 मार्च तक दिन भी थे और माहौल भी एक बहुत ही खौफनाक बना हुआ था कि यहाँ पर पैसा चलेगा, ट्रेड ऑफ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट को ट्रेसेबल नहीं बनाया। अब इस मौके पे ये जो 17 वोट का खुरद बुरुद हुआ है ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ज़मीर की बात तो बाद में आती है, पहले ये वोट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए किस किस्म का चैलेंज आ गया है सामने? देखिए मोहित, एक चीज तो ये, मैं जाती तौर पे, जाहिर है अदालत की अपनी राय थी, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वोट सीक्रेसी जो है वो तो रहती है। अब अनटिल अनलेस आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इस चीज को ओपन करें, वो अच्छी बात है। मैं ओपन वोट के, कम से कम पार्लियामेंट के अंदर ओपन वोट होना चाहिए, मैं उसके हक में हूँ। लेकिन अगर वो सीक्रेट वो है तो ये नहीं हो सकता कि आप 226 को भी अप्लाई करें और दूसरे को भी अप्लाई करें। तो इलेक्शन कमीशन ने तो पोजीशन ली कि 226 के तहत। अब ये जो बात आई है इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी जैसे इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे, थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ करते हुए, लेकिन मैं फिर कहूँगा हफीज शेख के बारे में, हफीज शेख साहब के बारे में, या सिर्फ हफीज शेख साहब के बारे में नहीं, रज़ाक दाऊद साहब के बारे में, और भी जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जाके पीटीआई के इलेक्टेड लोगों से खुद बात करके आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या उनका वो वाकई ही इस चीज को पसंद करते हैं कि अनइलेक्टेड लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है इलेक्टेड लोगों के मुकाबले में। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो इस पे एतराज करते हैं और करते रहे हैं। तो हफीज शेख साहब की जो खातून को वोट मिला 174, इसलिए कि वो पीटीआई की पुरानी रुकन है, पीटीआई के लिए उन्होंने काम किया है, तो इसको इस पहलू से भी देखा जा सकता है। लेकिन वो जो दूसरा पहलू है, मजहब, मैं थोड़ा सा समझने से कासर हूं कि एक चीज की खराबियां जब एक निजाम की
हमारे सामने है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और ये प्रोसीड्स ऑफ मनी, ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, बिकॉज ये पैसा बैंकिंग चैनल का, बैंकिंग सिस्टम का नहीं है, ये टैक्स पैसा नहीं है, ये चेक और ड्राफ्ट की सूरत में नहीं आता, ये लोगों के पास कैश के माउंटेन्स हैं, पहाड़ लगे हैं, उस कैश में से आता है। तो जाहिर है कि ये जो जुर्म का पैसा है और उसके बावजूद हम सिर्फ इसके पीछे सीक्रेसी ऑफ द बैलेट के तकद्दस को मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा जो जुर्म हो रहा है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरी समझ से कासिर है। नहीं, देखिए मोइन, इसको फिर उस तरह अंदाज में देखें, इसको सिर्फ वन साइडेड ना देखें ना, इसको फिर दूसरे अंदाज में भी तो देखें ना। अब मैंने आपके सामने अब्दुल कादिर साहब का केस रखा ना कि वो किस तरीके से आ गए, मुंतखब हो गए, वो पीटीआई ने उनको अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया और उनको मुंतखब करवा दिया। तो अब ये पहलू भी है। फैसल वाडा साहब का केस ले लें कि एक साहब को ये नजर आ रहा है कि वो एक बार से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो उनको जो है उठा के आपने सेनेट का टिकट दे दिया सिर्फ इस वजह से कि आप कहते हैं ये तकरीर अच्छी करते हैं आपके दिफा में, यहाँ तकरीर। तो जब मॉरल्स की बात आती है तो मॉरल्स को इन टोटलिटी देखना चाहिए। मॉरल्स को सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहिए कि जी चूंकि आपको कहाँ सूट करता है और कहाँ नहीं करता। अगर 2018 में इमरान खान ने बहुत अच्छी मिसाल कायम की थी, पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुनफरिद मिसाल कायम की थी 20 लोगों को निकाल के, उसके बाद उनकी पहली टॉप प्रायोरिटी ही अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। उस वक्त हमने 2.5 साल उसमें जाया कर दिए। उसके बीच में मुझे बताएं, क्या पीटीआई ने सादिक सिंजरानी, जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हुई थी, तो क्या पीटीआई ने उसको किस तरीके से लिया था? पीटीआई के किसी आदमी से आपने सुना था कि सादिक सिंजरानी को जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हुई है, उसमें वो मॉरल क्वेश्चन नहीं आए? जब उस वक्त नहीं ये मॉरल क्वेश्चन रेज किए गए, तो हमें चीजों को इन टोटलिटी। जरा क्विकली फारूक हबीब साहब का इस पर जवाब ले लें। फारूक हबीब साहब, जो कुछ सवाल उठाए मजहर साहब ने। देखिए, बात यह है, मदर साहब जो बात कर रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से या बाकी चीज़ों पे, यहाँ तो आपके सामने है, वीडियो सामने आई हुई है ना। हम तो इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से, जो मौजूदा कवानीन हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं, और वो बहुत अहम है। और इसके अंदर जो आइन का आर्टिकल 218 है वो इंतहाई अहम है, जो आपको कह रहा है कि आपने इलेक्शन को फेयरली, जस्टली आपने करवाने हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है। गार्ड करने का मतलब यह है कि आपने रोकना है, चोरी होने से पहले रोकना है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन के इकदामात क्या हैं, क्या नजर आए हैं, ये तो वारदात तो पड़ गई आपके सामने है, और ये तो कह के वारदात डाली है ना उन्होंने कि जी हम सरप्राइज देंगे, और उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। और अभी तक अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसके ऊपर तो फिर सवालात तो उठेंगे, और सवालात पूछना भी हमारा राइट है, और इसको हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाके परसू भी करेंगे, वो भी हमारा राइट है। जहां तक रहेगी बात हमारे अपने मामलात के हवाले से, मदर साहब ने मिसाल दे दी कि हमने अपनी पार्टी से लोगों को निकाला। इमरान खान ने 2015 में ये बात की। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने 2.5 साल क्यों नहीं ये बात की। अगर इमरान खान ने ये बात की तो वो बाकी सारी जमातें जो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखकर कह के सारी पीछे भाग गई, हम तो उसके ऊपर कायम थे ना, आज भी कायम थे। हम तो सिस्टम को ठीक करना चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान आज भी हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ही खड़ा है, आज भी उसकी वही पोजीशन है। पोजीशन से पीछे हटे हैं तो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सीओडी के अपने डॉक्यूमेंट से पीछे हट गए हैं, अपनी बार बार जो उन्होंने कमिटमेंट शो की उससे पीछे हट गए हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हफीज शेख या यूसुफ रजा गिलानी की जीत हार का मामला ही नहीं है। ये मामला टोटलिटी में अगर बात करें, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करें, तो आज पाकिस्तानी जरूर सोच रहे होंगे कि किस अंदाज से हमारे सेनेटर्स असम्बलियों में मुंतखब होकर आते हैं, और किस अंदाज से अगर कोई शख्स सिस्टम को ठीक करना चाहता है, उसको जड़ से ठीक करना चाहता है, तो ठीक नहीं करने दिया जाता। और अगर आज ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होता तो कितने लोग ज़मीर की आवाज सुनते, कितने लोग ताल्लुक की बुनियाद पे वोट देते, या कितने लोग पैसा पकड़ के वोट देते? कोई भी ना मुझे देता। ब्रेक लेने दीजिए। सिस्टम की खराबी, सिस्टम का गंद, उसके अंदर इनबिल्ट करप्शन के मैकेनिज्म और रास्ते तो खुल के हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी अब सियासी इम्प्लीकेशंस क्या है, इमरान खान की हुकूमत के लिए किस किस्म के खतरात इकट्ठे हो गए हैं इस इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन के बाद, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन की सियासी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस पर तो हम इस हिस्से में बात करेंगे ही, लेकिन माहिर कानून जनाब अज़र सदीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया और मैं उनसे समझना चाहता हूँ। अज़र सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब।
अजहर सिद्दीक साहब, आपको इसलिए हमने दावत दी है, हम आपसे माहिराना तौर पे समझना चाहते हैं कि जिस किस्म की वीडियोस और ऑडियोज़ हैदर गिलानी साहब की और उसके बाद नासिर शाह साहब के साथ जो बाकायदा पैसों की बात हुई कि रेट ऊपर किया रहा है, कम किया रहा है, हम आपके लॉयल रहेंगे सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, और अब जब फ़ारूक हबीब साहब एक पिटिशन लेकर गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडवाइस भी मिल चुके हैं रेफरेंस के हवाले से, और ख़ुद इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ने डस्का के इलेक्शन में एक आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का फैसला किया, जहां उन्होंने एक ओवरऑल असेसमेंट की, अपना माइंड कायम किया कि चूँकि फायरिंग होती रही है, चूँकि परसेंटेज ऑफ वोट में फ़र्क पड़ा है, तो एक असेसमेंट की कि वोट सारा ही इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले रवायत यही थी कि जिन पोलिंग स्टेशन मतनाज़े होते हैं वहीं पर री इलेक्शन होता है, लेकिन उन्होंने उससे हट के, रवायत से हट के एक फ़ैसला किया। यहाँ पर जो एविडेंस है लीगली हमारे सामने, क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यहाँ पर कोई फैसला कर पाएगा, माइंड बना पाएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बुनियादी तौर पर मैं तो वबांगे दौल करूंगा कि इलेक्शन कमीशन नाअहल साबित हो गया, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड इंटेंशनली। सुप्रीम कोर्ट ने देखें 4 जनवरी को मामला शुरू किया था, 25 फरवरी तक फैसला महफूज हुआ, और 1 मार्च से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एप्रीहेंशन कई, मुतनासिब नुमाइंदगी कई, और खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी यूज करने का कहा, मैंने तो बाकायदा डॉक्टर साहब, मैंने 1 मार्च को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस दिया, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहता हूँ इलेक्शन, मैंने बाकायदा नोटिस जारी किया इनको, और उसके बाद साथ साथ मैंने वीडियो के कॉन्टेक्ट में जब वीडियो आ गई तो सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 170 यानी करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर करें तो 172 के अंदर सजा दी हुई है, 3 साल सजा है और 1 लाख जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। मैंने बाकायदा ये कहा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को कहा मैं क्या आप इलेक्शन पोस्टपोन करें, पहले ये तहकीक करें, और इलेक्शन कमीशन देखिए पोस्टपोन कर सकता है। एक सिंपल सी बात ले लें, 174 सीटें गालिबन फौजी अरशद साहब ने ली है, 169 यूसुफ रजा गिलानी ने ली है। बात तो क्लियर होगी ना यहाँ पर बड़ी। और मैंने अपने ट्वीट में 175 सीटों का कहा था, 5 सीटों का मुझे पता है कि खरीदो फरोख्त कर ली गया, वीडियो आने से ये एडवांटेज हुआ। लेकिन एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो चुके हैं डॉक्टर साहब, पर्चा फौरी तौर पर दर्ज होना चाहिए। अब तो यूसुफ रजा गिलानी केस जीत गए हैं, और जो वीडियो आई उसमें वोट को कैंसिल करने का तरीका बताया गया, पैसों की लेन देन दिखाई गई। अब तो पर्चा दर्ज हो गया, अली गिलानी को गिरफ्तार होना चाहिए था इस वक्त। अगर वाकई वो इस काम को चाहता है, कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसको खत्म करने के लिए। दूसरी जहां तक बड़ी सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब, सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट का बड़ा वाजे है, ये इलेक्शन कमीशन को वाइड डिक्लेयर करना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो रह नहीं गया। तो पार्टी की बेस पर वोट हुआ है, मुतनासिब नुमाइंदगी की बेस पर वोट होने हैं, एक तरफ 174 वोट लिए जाते हैं, दूसरी तरफ वोट जो है वो मुस्तरद हो जाते हैं। इसका जो बताया गया तरीका कि मुस्तरद कैसे करने हैं, अब तो एविडेंस, इससे बड़ी एविडेंस कोई हो सकती है। हालांकि 10 के इलेक्शन में तो एविडेंस ऐसी क्लियर कट एविडेंस मौजूद नहीं थी, ये तो एविडेंस आप सामने मौजूद है। और इलेक्शन कमीशन ने अभी देखिए, रात जब ये सारी वीडियो आई तो इलेक्शन कमीशन हर एक के सामने है, वहां तो रात आप 4 बजे तक आप सोचते रहे, चीफ सेक्रेटरी जाग नहीं रहा था, आईजी जाग नहीं रहा था। एक आम आदमी की हैसियत से मैं बात करता हूँ और मुझे तकलीफ और कोफ्त हो रही है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आसिफ अली जरदारी साहब आके इस्लामाबाद बैठ गए हैं, पैसे आपके पास करोड़ों की रेल पेल आपके सामने आ चुकी है। अब इतनी एविडेंस के बावजूद की बल्कि मैं तो हैरान हूँ पीटीआई की तरफ से कि पोलिंग अफसर के सामने नतीजा रोकने का क्यों नहीं कहा, 109 की दरखास्त उस वक्त क्यों नहीं दी उन्होंने, अभी फौरी इलेक्शन देनी चाहिए थी उनके सामने और नतीजा अनाउंस नहीं होने देना चाहिए था। ये कानूनी और इखलाकी पोजीशन है। आप हाई मॉरल ग्राउंड की बातें एक तरफ, ठीक है, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए अजहर सिद्दीक साहब। कम से कम लीगली उनकी ये ओपिनियन है कि इस यहाँ पर जो है यहाँ पर केस बनता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कानूनी तौर पर यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है, ये मैं उनसे समझना चाह रहा था। मजहर अब्बास साहब, हुकूमत के लिए, इमरान खान की हुकूमत के लिए किस किस्म का सियासी चैलेंज खड़ा हो गया है? यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बन सकते हैं, बात लोग कर रहे हैं कि मरीम नवाज को लंदन जाना देना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर था, चीफ मिनिस्टर पंजाब को हटाने का प्रेशर है, उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी भी यहाँ पे हो सकती है। देखिए वही नहीं, इमरान खान साहब को देखिए अगेन ये जो भी अदर साहब बात कह रहे थे वो अपनी जगह होगी कि राय के ऊपर जो है तौहीन अदालत बनता है या नहीं बनता, लेकिन असल इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक इमरान खान की एक मॉरल पोजीशन है और वो स्ट्रॉन्ग मॉरल पोजीशन है कि वो ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। तो बेहतर करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अमेंडमेंट के लिए आपको जो है वो जो दोनों हाउस में मेजॉरिटी है वो अब इनको हर सूरत में हासिल हो गई है, यूसुफ रजा गिलानी रहें या ना ही रहें। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रॉपरली की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, उसके लिए अगेन 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको बहरहाल अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी, चाहे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म या कलेक्टिव इलेक्टोरल रिफॉर्म या पर्टिकुलरली। लेकिन इनके पास तो कोई 30 सीटें होंगी सेनेट में,
क्या ये लेजिस्लेशन ला सकेंगे? क्या ये इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन को का एक्ट पास करा सकते हैं 30 सीटों से? इनके पास तो 30 ही सीटें होंगी सेनेट में। नहीं, ऑपोजिशन से बात करनी पड़ेगी ना, तो उसमें क्या हर्ज है? आप करें बात, उस पर देखें ऑपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन तो कर रहे ही नहीं। नहीं, ये अब नहीं कहें मुईद, आप ऑपोजिशन आप क्या अभी पास करवा सकते हैं? नहीं, ये टेक्निकल सवाल है ना। बताइए। देखिए, बात ये है कि अगर 226 का मामला है, ये तो 2/3 मेजॉरिटी का मामला है। 2/3 तो नहीं है इनके पास, 2/3 नहीं है। दूसरी बात ये, मैं अदर सदीक साहब की बात को ही सेकंड करना चाहता हूं कि यहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। ये अभी एकेडमिक डिबेट का टाइम नहीं है, क्या होना है क्या नहीं होना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये इन पहलुओं के ऊपर हम बात कर लेंगे। हमें आज की वारदात के ऊपर बात करनी है। जो वारदात जो है डाली गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, PMLN की तरफ से, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है मुतहर्रिक क्यों नजर नहीं आ रहा? ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है। इस चीज को हम नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे जाएंगे और ये इंतखाबी नतीजा रुकना चाहिए। इसका हतमी नतीजा जो है वो अनाउंस नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमारी दरखास्त इससे पहले उनके पास मौजूद है। और इसके हवाले से जो अभी अदर साहब बात कर रहे हैं कि एक और दरखास्त भी देनी पड़ती है, वो दरखास्त भी इरशाद अली साहब, फ़ारूक हबीब साहब, मसला जो मैंने अर्ज किया था कि आप अपनी सफ़ों का इजाज़ा लें। आपकी जो कानूनी टीम है वो इतनी नालायक है कि उसने वक्त ज़ाय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में साफ नज़र आ रहा था कि वहाँ से जवाब क्या मिलेगा, क्योंकि आइनी तरमीम जो है उसको टच नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। आज भी जो सिद्दीक अज़हर साहब बात कर रहे हैं कि वहाँ रिटर्निंग अफसर के सामने आपने फौरी तौर पर, आपकी लीगल टीम ने दरख्वास्त क्यों नहीं दी कि ये नतीजा रोका जाए? फौरी तौर पर दरख्वास्त बनती थी देना। अब कल आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे, अनाउंस तो हो चुका है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, आप अपनी सफ़ों का भी जायज़ा लें। बुज़दार साहब की बात हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है कि आपके KP के सिंध में और बलूचिस्तान में जो नतायज आए हैं, लगता है कि वहाँ तो कोई बहुत बड़ी आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार की, क्या आप समझते हैं कि अब इमरान खान के ऊपर जो दबाव था कि उस्मान बुज़दार को हटाएं और मरीम नवाज को बाहर जाने दें, वो दोनों चीजें होते नजर आ रही हैं आपको अगले चंद दिनों में? ये जो वोट हैं मुझे लगता है कि बल्क वोट पंजाब से हुए हैं। जो वफादारी तब्दील हुई है या गिलानी साहब को वोट पड़ा है, वो पंजाब से पड़ा है। तो अगर पंजाब के MNAs पर गिरफ्त किसकी होनी थी? बुज़दार साहब की होनी थी। तो इसलिए अपनी सफ़ों का भी जायज़ा लें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा चला है, जमहूरियत बदनाम हुई है, सेनेट कौमी असम्बली बदनाम हुई है, और बड़े पैमाने पर यह चीज़ सामने आई है कि अगर आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो ये जमहूरियत बिल आखिर नाकाम होगी, ये गंदगी फैलेगी, पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा। अगर खत्म हो गया आज के दिन हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अपसेट है। यकीनी तौर पे इस इलेक्शन में बहुत करप्शन हुई है, पैसा चला, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपसेट हो गया इमरान खान हुकूमत के लिए। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी आने वाले दिनों में भी मज़ीद हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।